हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फाइलम प्रोटोजोआ। और आज जो प्रोटोजोआ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस टीजीटी या पीजीटी में पूछे जाते हैं, आज सिर्फ हम उन पर डिस्कस करेंगे, या नीट में भी जो पूछे जाते हैं सिर्फ उस पर वीडियोस आज बना के डाल रहे हैं। और आज से समझ लीजिए फ्रेंड्स कि टीजीटी बायोलॉजी या पीजीटी बायोलॉजी या नीट की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए आज देखते हैं संघ प्रोटोजोआ से कौन कौन से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आज पूरे प्रोटोजोआ की जानकारी आज हम आप लोगों को कंपटीशन के हिसाब से देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं संघ प्रोटोजोआ के। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स फाइलम प्रोटोजोआ। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है, संघ प्रोटोजोआ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटो जिसका मतलब है प्रिमिटिव या फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आने वाले प्राणी। तो सबसे पहले आने वाले जो प्राणी हैं, जो सेलुलर प्राणी हैं, वो क्या कहलाएंगे? जो जिनमें केंद्रक था, न्यूक्लियस वाले प्राणी, उनको हम प्रोटोजोन कहते हैं। और जून से बना एनिमल, तो सबसे पहले आने वाले प्राणी यानी फर्स्ट आने वाले एनिमल्स, उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ। और एक फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी बात कि प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का जो आधार है, प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है फ्रेंड्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी कि प्रचलन अंग। इसमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं। यही प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का आधार है। अब देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, संघ प्रोटोजोआ के लक्षण। अगर हम प्रोटोजोआ के लक्षण से पहले हम बात करेंगे, देखिए प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से प्राणी आते हैं। तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ संघ में आएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, लीशमानिया, मोनोसिस्टिस, गियार्डिया आदि। ये फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स हैं। और ये सभी एनिमल्स फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस संघ में नहीं पाए जाते, बहुकोशिकीय नहीं होते। इनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। इसके लक्षण में भी सबसे पहला पॉइंट यही है। ये सभी एनिमल्स कैसे होंगे फ्रेंड्स? एक कोशिकीय होंगे, अर्थात इनका जो शरीर है वो एक ही सेल से बना होगा, वन सेल, एक ही सेल से इनका पूरा शरीर बना होगा। ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, यानी कि सूक्ष्मदर्शीय प्राणी होंगे, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इनमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाएगा फ्रेंड्स। जनरली वन सेल में वन न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में एक से अधिक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जो होगा, केंद्रक जो होगा, वो एक से ज्यादा होगा फ्रेंड्स। केंद्रक होगा एक से अधिक, एक से अधिक केंद्रक इसमें पाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह की ये छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती है कंपटीशन में। फिर आता है फ्रेंड्स एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रेंड्स बॉडी सरफेस द्वारा होता है। अगर हम अमीबा की स्ट्रक्चर बनाएं, ये मान लीजिए स्यूडोपोडिया हैं, अनेक केंद्रक हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह केंद्रक यह आ गया। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें, ये स्यूडोपोडिया इसके प्रचलन अंग है, तो इसकी बॉडी पानी में रहेगा। चारों ओर से ये रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, यानी कि जो पदार्थों का आदान प्रदान है वो बॉडी सरफेस से ही ये करता है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि उत्सर्जन और श्वसन, उत्सर्जन एवं श्वसन जो होगा वो शरीर की बाह्य सतह से होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको कहते हैं फ्रेंड्स संकुचनशील ध्वनि, संकुचनशील ध्वनि, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो फ्रेंड्स सभी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाएगी प्रोटोजोन्स में। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर नहीं पाई जाती है तो वो एंट अमीबा की ट्रोफोजोइट स्टेज में नहीं पाई जाती, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में, तो उसमें संकुचनशील ध्वनि नहीं होती है। बाकी सभी एनिमल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाएगी। तो संकुचनशील ध्वनि ये काम करती है फ्रेंड्स, ये अगर अमीबा के अंदर होगी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल,
एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, ये जल की एक बड़ी बूंद होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। जब जल पूरी सारी सतह से, बॉडी सरफेस से चारों ओर आ जाता है, ये अमीबा है मान लीजिए, और चारों ओर से जल की बूंदें चारों ओर से प्रवेश करती हैं, छोटी छोटी बूंदें हर तरफ से चारों ओर से आई बॉडी सरफेस द्वारा। तो फ्रेंड्स ये सब इकट्ठा होके, सारी बूंदें इकट्ठा होके एक बड़ी वैक्यूल बना लेती हैं। इसी को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील धानी फिर इसकी बॉडी सरफेस के पास आकर जब आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो ये इसकी प्लाज्मा लेमा जो बाहरी झिल्ली है इसको तोड़कर बाहर निकल जाती है ये जल की बूंद। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परासरण नियंत्रण एवं जल संतुलन बनाए रखने का काम करती है। ये जल संतुलन बनाए रखती है अमीबा के अंदर, और यानी प्रोटोजोन्स के अंदर, और परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। तो कहते हैं परासरण नियंत्रण का कार्य करती है, और इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। परासरण नियंत्रण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन कह सकते हैं, परासरण नियंत्रण या जल संतुलन, तीनों में से कोई सा भी विकल्प में आ जाए। एक ही विकल्प, जब विकल्प होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से एक ही बात रखी जाएगी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या है। तो वो जल संतुलन भी एक ये भी हो सकता है, परासरण नियंत्रण भी लिखा हो सकता है, ऑस्मोरेगुलेशन भी लिखा हो सकता है। तो इनमें से आपको ध्यान रखना, तीनों एक ही बात है। फिर आता है फ्रेंड्स लोकोमोशन। लोकोमोशन स्यूडोपोडिया द्वारा होता है, जिसको हम पादाभ या कूटपाद कहते हैं। पादाभ या कूटपाद, और ये फ्रेंड्स अमीबा में पाए जाते हैं। कूटपाद किस में मिलेंगे? अमीबा में। इसको ध्यान रखेंगे। कूटपाद के द्वारा जो प्रचलन होगा वो किस में होगा? अमीबा में होगा। और जो सीलिया, सीलिया को कहते हैं हिंदी में पक्ष्म, और ये जो पक्ष्म हैं ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में जो प्रचलन होगा वो किसके द्वारा होगा? सीलिया द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे, पैरामीशियम में प्रचलन पक्ष्म या सीलिया द्वारा होता है। और फ्लैजिलम, फ्लैजिलम को कहते हैं कशाभिका या कशाभ, कशाभिका। और ये कशाभिका द्वारा जो प्रचलन है वो फ्रेंड्स पाया जाता है युगलिना में। युगलिना में पाया जाएगा। और आपको जानकारी होगा कि युगलिना को ही प्लांट्स एंड एनिमल्स के मध्य कड़ी कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स के मध्य कड़ी होता है ये। तो युगलिना क्या है? पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जंतु एवं पौधे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात क्लोरोफिल भी इसके अंदर, इस जंतु में उपस्थित होता है। चलिए अब देखते हैं रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स। रिप्रोडक्शन इनकी जनन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों विधियों से इनमें पाया जाता है। एसेक्सुअल विधि दो प्रकार की होती है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन तो पैरामीशियम में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बाइनरी फिशन कहां मिलेगा? पैरामीशियम में देखने को बाइनरी फिशन। और मल्टीपल फिशन पाया जाता है अमीबा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कंजुगेशन द्वारा, और ये भी पैरामीशियम युगलिना में देखने को मिलता है। पैरामीशियम में संयुग्मन पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कॉमन मेथड है पैरामीशियम में पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको कहते हैं कंजुगेशन, और हिंदी में कहते हैं इसको संयुग्मन। तो संयुग्मन विधि द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वो पैरामीशियम में देखने को मिलता है। अभी बताते हैं इसके बारे में और आगे। और जो डाइजेशन है फ्रेंड, इसमें डाइजेशन होता है अंतराकोशिकीय या अंतःकोशिकीय। कोशिका के अंदर ही जो फूड वैक्यूल्स होती हैं उनमें क्या होता है? पाचन होता है। पाचन के लिए अलग से अंग नहीं होते, जो खाद्य धानियां होती हैं उसी में पाचन होता है, अंतःकोशिकीय होता है। अब देखते हैं, आगे की बात करते हैं।
देखेंगे फ्रेंड्स, तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये हम अमीबा के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अमीबा में ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फ्रेंड्स स्यूडोपोडिया यानी कि पादाब। और पादाब फ्रेंड्स ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। पादाब या इनको कूटपाद कहते हैं। तो ये कूटपाद जो अमीबा में पाए जाते हैं ये बनते और बिगड़ते रहते हैं और ये अमीबा के प्रचलन अंग होते हैं। अमीबा के क्या है ये फ्रेंड्स? प्रचलन अंग। अमीबा किस से गति करता है, कौन से अंग पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। ये इसका अग्रभाग होता है और इसमें दो प्रकार का द्रव्य पाया जाता है फ्रेंड्स। जो कोशिका द्रव्य है अमीबा के अंदर दो प्रकार का होगा, एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इसी को दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो है बाहरी कोशिका द्रव्य और आंतरिक द्रव्य में बटा हुआ होता है फ्रेंड्स। जितने भी कोशिकांग हैं वो सब एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसे कोशिकांग है, आप देखें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर इसके अंदर पाई जाएगी, या अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि इसके अंदर पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि संकुचनशील धानी इसके अंदर पाई जाती है। तो संकुचनशील धानी केंद्रक, खाद्य धानियां, फूड वैक्यूल्स आदि, तो जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गाल्जी बॉडी, जितने भी कोशिकांग हैं वो सब एंडोप्लाज्म में उपस्थित होंगे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें उपस्थित होगी बड़ी बूंद के रूप में और ये परासरण नियंत्रण का काम करती है। ये क्या काम करती है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन जिसको हम परासरण नियंत्रण या जल संतुलन कहते हैं। परासरण नियंत्रण का काम करती है ये फ्रेंड्स, ये समझ लीजिएगा। और इसके बाद और इसका जो बाहरी आवरण होता है इसको पेलिकल भी कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। जो बाहरी झिल्ली होती है इसको पेलिकल या प्लाज्मा लेमा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा एनिमल हम बना रहे हैं। दूसरा देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स पैरामीशियम। पैरामीशियम फ्रेंड्स चप्पल की आकृति का होता है, स्लीपर की तरह होता है। ये इसका कोशिका मुख होता है और यही कोशिका मुख से कोशिका मुख में ही जब कोई भोजन का कण जलधारा के साथ आता है, वाटर करंट के साथ ये इसको कहते हैं साइटोफेरिंक्स या कोशिका ग्रसनी या कोशिका मुख के नाम से इसको जानते हैं फ्रेंड्स। तो साइटोफेरिंक्स में ही वाटर करंट के साथ भोजन के कण आ जाते हैं और जिसके चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है, फिर इसी से फूड वैक्यूल का निर्माण इसके अंदर होता है। तो फूड वैक्यूल भी इस प्रकार बन जाती है और इसके चारों ओर जिससे ये गति करता है, तो इसके पेलिकल जो बाहरी झिल्ली है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, तो इस पेलिकल से क्या लगे रहते हैं? ये सीलिया लगे रहते हैं फ्रेंड्स। ये सीलिया लगे रहते हैं जिनको हम पक्ष्म कहते हैं और ये पक्ष्म से ही गति करता है। जो इसमें प्रचलन पाया जाएगा, प्रचलन अंग है ये क्या कहलाते हैं? इसके प्रचलन अंग कहलाते हैं। सीलिया से ही गति करता है। इसकी और विशेष बात ये होती है फ्रेंड्स पैरामीशियम की, ये हमने अमीबा बनाया, ये अमीबा है और ये फ्रेंड्स पैरामीशियम है। ये पैरामीशियम का डायग्राम है। तो पैरामीशियम की विशेष बात ये होती है फ्रेंड कि ये इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक भी क्या होंगे? दो होंगे, एक छोटा केंद्रक होगा और एक बड़ा केंद्रक होगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस होंगे फ्रेंड्स वो कैसे होंगे? हेट्रोमॉर्फिक। अगर दो अलग अलग प्रकार के होंगे तो इसमें न्यूक्लियस कैसे है? हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस पाए जाएंगे। अगर ये पूछा जाए फ्रेंड्स कि हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस किस में पाए जाते हैं, तो हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस का मतलब है विषम रूपी केंद्रक। तो विषम रूपी
केंद्रक किसमें पाए जाते हैं? तो विषमरूपी केंद्रक का मतलब है कि दो केंद्रक होंगे, गुरु केंद्रक यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा होगा फ्रेंड्स माइक्रोन्यूक्लियस, यानी कि गुरु केंद्रक और दूसरा होगा फ्रेंड्स लघु केंद्रक। दो प्रकार के केंद्रक देखने को मिलते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स पैरामीशियम में। पैरामीशियम में जो न्यूक्लियस होंगे वो हेटेरोमॉर्फिक होंगे, विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। और इसकी एक विशेष बात और है फ्रेंड्स कि इसके अग्रभाग में और पश्च भाग में, अग्रभाग में एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो विशेष लक्षण है ही, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो परासरण नियंत्रण का काम करती है। संकुचनशील धानी अग्र छोर पर पश्च छोर पर, ये अग्र छोर है, ये पश्च छोर है। तो फ्रेंड्स अग्र और पश्च दोनों छोरों पर क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल पाई जाती है। इनकी संख्या होती है दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स इसकी बात करें हम अमीबा में, अगर प्रजनन की बात करें और इधर इसकी बात करते हैं पैरामीशियम में प्रजनन की बात करें, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। अमीबा में अगर हम अमीबा की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। और विशेष बात केवल ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? केवल अलैंगिक जनन पाया जाएगा, और वो भी कौन से विधि द्वारा? मल्टीपल फिशन होता है इसमें, मल्टीपल फिशन, केवल मल्टीपल फिशन पाया जाएगा इसमें, यानी कि बहुविभाजन, यानी कि एक ही जीव के अनेक टुकड़े हो सकते हैं। हम अगर अमीबा की ही बात करें, देखेंगे ये अमीबा है और ये इसका केंद्रक हुआ फ्रेंड्स। तो अगर इसको अमीबा को अमर प्राणी कहते हैं, अगर इसको इस तरह से एक भाग में दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भाग केंद्रक को लेकर, अगर केंद्रक के साथ अमीबा के एक इस भाग में केंद्रक आया, इस भाग में आया, इस भाग में आया, जितने भी टुकड़े करेंगे और केंद्रक के साथ अगर टुकड़ा हो जाता है तो प्रत्येक भाग से नया अमीबा बन जाता है, ये न्यू अमीबा बन जाता है। इसीलिए अमीबा को हम अमर प्राणी भी कहते हैं, इमोर्टल एनिमल अमीबा को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप क्या बात समझ में आई कि अमीबा को अगर हम केंद्रक के भाग से, जहां पर ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, यहां से अगर दो भागों में बांट दिया तो प्रत्येक भाग से नया अमीबा बनेगा। अगर इसके 4 भाग भी कर दें केंद्रक से होते हुए, बस केंद्रक का थोड़ा जेनेटिक मटेरियल पहुंचना चाहिए उस पार्ट में, तो प्रत्येक भाग से जिसमें जेनेटिक मटेरियल पहुंचेगा तो उस भाग से नया अमीबा बन जाएगा, नया अमीबा की सेल बन जाएगी। तो इस प्रकार अनेक अमीबा बन जाते हैं, इसी को हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। और मल्टीपल फिशन से अनेक अमीबा बनेंगे, इसीलिए अमीबा को हम अमर प्राणी भी कहते हैं। अब देखेंगे अगर इसकी बात करते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, पैरामीशियम में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स, तो पैरामीशियम है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फ्रेंड्स बाइनरी फिशन द्वारा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाइनरी फिशन, अर्थात द्विविभाजन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में देखने को मिलता है। पैरामीशियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाइनरी फिशन द्वारा। और इधर अमीबा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे हो रहा? मल्टीपल फिशन द्वारा। इन अंतरों को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में ये चीजें आपके काम में आने वाली हैं। तो ये जो पैरामीशियम है ये 2 भागों में बट जाएगा फ्रेंड्स, इसका केंद्रक और बीच में सेप्टा बन जाएगा। केंद्रक भी 2 भागों में बट जाएगा, इस प्रकार 2 सेल अलग अलग 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाएंगे। तो इसको हम 2 भागों में बटने को क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। तो द्विविभाजन द्वारा
क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। और लैंगिक जनन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कह रहे हैं, वो होगा फ्रेंड्स बाय कंजुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? बाय कंजुगेशन, कंजुगेशन द्वारा होगा, यानी कि संयुग्मन विधि द्वारा। बाय कंजुगेशन जिसको कहते हैं संयुग्मन, इसको संयुग्मन कहते हैं। तो संयुग्मन द्वारा लैंगिक जनन पाया जाएगा। इसमें संयुग्मन में क्या होगा, ये पैरामीशियम, दो पैरामीशियम हैं जिनमें एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक, बड़ा केंद्रक एक छोटा केंद्रक, यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। तो इन दोनों के केंद्रकों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक पैरामीशियम का केंद्रक दूसरे पैरामीशियम सेल में चला जाएगा और दूसरे का सेल का पैरामीशियम का लघु केंद्रक दूसरे पैरामीशियम में चला जाएगा। यानी कि दोनों के माइक्रोन्यूक्लियस का कंजुगेशन में क्या होता है, दोनों के माइक्रोन्यूक्लियस का जो लघु केंद्रक हैं, इन्हीं का आदान प्रदान होता है। लघु केंद्रक का आदान प्रदान होता है संयुग्मन विधि में। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि संयुग्मन विधि में दो पैरामीशियम के बीच किसका आदान प्रदान होता है। तो वो किसका होगा? माइक्रोन्यूक्लियस का होता है, यानी कि लघु केंद्रकों का आदान प्रदान होता है संयुग्मन विधि में। मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब आता है फ्रेंड्स, जो सीलिएट, जिन प्राणियों में सीलिया द्वारा लोकोमोशन पाया जाएगा उनको हम सीलिएट्स कहते हैं, यानी कि सीलिया युक्त, पक्ष्म युक्त कहते हैं, सीलिया युक्त। तो कई बार ये पूछ लिया जाए सीलिएट्स में, और सीलिएट्स की विशेषता होती है सभी सीलिएट्स जिनमें सीलिया पाए जाएंगे, सीलिया का मतलब है पैरामीशियम। सीलिया किस में पाए जाएंगे? पैरामीशियम में पाए जाएंगे, यह भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो पैरामीशियम को ही हम सीलिएट कहते हैं, जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, ये सीलिया युक्त प्राणी है ये सीलिएट। तो सभी सीलिएट्स जो हैं, सीलिएट्स कैसे होते हैं? ये हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस वाले होते हैं। इनमें क्या पाया जाएगा? हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विषम रूपी केंद्रक किन में पाया जाता है। अगर ये आ जाए कि विषम रूपी केंद्रक किन प्राणियों में पाया जाएगा, और आंसर में पैरामीशियम कहीं है नहीं, केवल सीलिएट्स लिखा हुआ है और दूसरी क्लास लिख दिया, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सीलिएट्स का मतलब है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम हो या सीलिएट्स हो, तो इनमें अगर हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस की बात करता है तो ये या तो ये ऑप्शन होगा सीलिएट या पैरामीशियम होगा। आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। अब आती है देखो फ्रेंड्स बात प्रतिकूल, ये जो जितने भी प्रोटोजोन हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में यानी कि प्रतिकूल दशाओं में, अनफेवरेबल कंडीशंस में, प्रतिकूल दशाओं में, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है प्रतिकूल दशा। तो प्रतिकूल दशाओं में ये फ्रेंड्स सिस्ट बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट का मतलब है पुटिका, पुटिका का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये अमीबा है या पैरामीशियम है, पैरामीशियम है और अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जब ये जीवित नहीं रह पाएगा तो ये अपने चारों ओर एक मोटा आवरण बना लेगा, चारों ओर क्या कर लेगा? एक मोटी भित्ति बना लेता है इससे, और समस्त जीव द्रव्य सिकुड़कर मध्य में आ जाता है। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? सिस्ट कहलाती है। और सिस्ट के अंदर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट की ये जो थिक वॉल है, थिक वॉल होगी यानी मोटी भित्ति होगी, इसको तोड़कर फिर से पैरामीशियम का निर्माण कर देगा, यानी कि फिर से नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ये सिस्ट का निर्माण करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि सिस्ट बनाते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डाइजेशन की। सभी पाचन, सभी प्रोटोजोन्स में जो पाचन होगा वो कैसा होगा?
इंट्रासेलुलर होगा, यानी कि सेल के अंदर ही पाचन पाया जाएगा। अंतः कोशिकीय, कोशिका के अंदर ही पाचन होता है, अंतः कोशिकीय पाचन होगा। और अंतः कोशिकीय का मतलब कहां होगा? इसमें पाचन होता है फ्रेंड्स फूड वैक्यूल्स में। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पाचन कैसे होता है, तो आप क्या बताएंगे? अंतः कोशिकीय। ये भी हो सकता है कि किस प्रकार का पाचन होता है, इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर, या और कोई विधि दी जा सकती है, तब आप इंट्रासेलुलर बताएंगे, यानी कि अंतः कोशिकीय कोशिका के अंदर होता है। अब ये पूछा जा सकता है कहां होता है, तो प्रोटोजोअन्स में जो भोजन का पाचन है वो कहां होता है फ्रेंड्स? खाद्य धानियों में होता है, और कोई विशेष स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाई जाती जिसमें पाचन हो। तो हमारे शरीर में पाचन के लिए एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है हायर एनिमल्स में, लेकिन अमीबा या पैरामीशियम प्रोटोजोअन्स में कोई ऐसे ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, बल्कि सिर्फ फूड वैक्यूल होती हैं। और पैरामीशियम में ये जो फूड वैक्यूल बनी, फूड वैक्यूल जो मैंने बताया अभी आपको, साइटोफेरिंग से फूड वैक्यूल का निर्माण हुआ, और ये फूड वैक्यूल्स पूरे बॉडी में घूम घूम कर क्या करती हैं? भोजन का वितरण करती हैं, यानी कि घूम घूम कर भोजन का वितरण करती हैं। और इसको हम, इस विधि को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं, यानी कि परिभ्रमण कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, साइक्लोसिस कहा जाता है, यानी कि घूम घूम कर भोजन का वितरण करने को परिभ्रमण कहते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि साइक्लोसिस प्रोसेस किस में पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए पैरामीशियम। साइक्लोसिस किस में पाई जाती है? पैरामीशियम में पाई जाती है, जिसमें खाद्य धानी घूम घूम कर डाइजेस्टेड फूड को, पचे हुए भोजन को घूम घूम कर पूरी कोशिका में वितरित करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। इसको ध्यान रखेंगे। अब आता देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि किस एनिमल की कौन सी क्लास होती है। क्लास के बारे में भी जानकारी करते हैं। अब आएंगे देखिए फ्रेंड्स, चलिए उससे पहले किस क्लास में कौन सा एनिमल आएगा, कौन सा प्रोटोजोन आएगा, उससे पहले हम न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं। थोड़ा पोषण की कौन कौन सी विधियां इनमें होती हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पोषण से संबंधित भी कई क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। पहली विधि है फ्रेंड्स सर्कमवैलेशन। देखेंगे फ्रेंड्स, सर्कमवैलेशन विधि में जो अमीबा है, ये अमीबा है, और इसके कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आप इसका एग्जांपल हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया या एल्गी। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इसके कांटेक्ट में आता है, तो जैसे ही इनके कांटेक्ट में आएगा तो यहां क्या करते हैं? ये स्यूडोपोडिया बनते हैं। इसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग फूड मटेरियल को चारों ओर से घेर लेंगे। पादाव, ये जो स्यूडोपोडिया बने, स्यूडोपोडिया बनते हैं और ये चारों ओर से इसको घेर लेते हैं, और इस प्रकार एक फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है और एक फूड वैक्यूल बन जाती है। इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो कोई भी लिविंग फूड मटेरियल बैक्टीरिया या एल्गी होगा, इसके कांटेक्ट में आएगा तो स्यूडोपोडिया बनेंगे, पादाप बनेंगे, और पादाप क्या काम करते हैं? इसको चारों ओर से लिविंग मटेरियल को
घेर लेंगे और इसके चारों ओर एक झिल्ली बना देंगे। इस प्रकार एक फूड वैक्यूल खाद्य धानी का निर्माण होता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सर्कमवेलेशन कहते हैं। और इसकी न्यूट्रिशन की दूसरी विधि सर्कमफ्लुएंस है। सर्कमफ्लुएंस, इसमें फ्रेंड्स, इसमें जो पदार्थ होगा, जो फूड होगा, यहां जो फूड इसकी सरफेस पर आने वाला है वो लिविंग नहीं होता फ्रेंड्स, इमोबाइल होगा। इमोबाइल फूड पार्टिकल इनके कांटेक्ट में आएगा, तब भी क्या करेगा, तब इसकी ये सरफेस पे आएगा तो ये अपने जहां पर भी ये, अगर यहां पर कोई पार्टिकल आता है, मान लीजिए कोई कार्बन का पार्टिकल है, इमोबाइल पार्टिकल, जैसे कार्बन पार्टिकल हुआ, कार्बन पार्टिकल हो सकता है, तो जब कोई कार्बन पार्टिकल यहां इसकी सरफेस पे आएगा तो ये फ्रेंड्स एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। अमीबा क्या बना देगा, कप लाइक स्ट्रक्चर, कप जैसी स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है फिर बाद में चारों ओर से इस पार्टिकल को घेर लिया जाएगा और मेम्ब्रेन बन जाएगी। इसमें चारों ओर से मान लो घेर लिया और इस प्रकार मेम्ब्रेन बन गई, और इस प्रकार खाद्य धानी यानी कि फूड वैक्यूल इसमें भी इसी प्रकार बन जाती है। तो ये थोड़ा सा अंतर है सर्कमफ्लुएंस में और सर्कमवेलेशन में। लिविंग मटेरियल होता है और इसमें स्यूडोपोडिया चारों ओर से बनते हैं, घेरते हैं, और यहाँ कपलाइक स्ट्रक्चर बन जाती है सर्कमफ्लुएंस में। अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें एक विधि और होती है इन्वेजिनेशन। इसमें भी लिविंग फूड मटेरियल में तीसरी विधि आएगी फ्रेंड्स, इन्वेजिनेशन। देख लेते हैं इसको भी। इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन विधि में क्या होता है, जो भी लिविंग फूड मटेरियल है, ये इसके स्यूडोपोडिया हुए, बहुत छोटा सा अंतर है, इन अंतरों को याद रखना। और वैसे तो सर्कमवेलेशन, सर्कमफ्लुएंस और इन्वेजिनेशन, ये तीन प्रकार के न्यूट्रिशन हम आपको बता रहे हैं। तो कोई भी लिविंग फूड मटेरियल जब इनके टच में आएगा तो इसके स्यूडोपोडिया एक विषैला पदार्थ गिराएंगे, फूड पार्टिकल है, और ये फूड पार्टिकल भी फ्रेंड्स लिविंग होता है। कैसा होता है, जीवित। लिविंग फूड पार्टिकल हो सकता है, लिविंग फूड पार्टिकल होगा, और इस लिविंग फूड पार्टिकल पर स्यूडोपोडिया एक विषैला पदार्थ यानी कि टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल इसके ऊपर गिराएंगे, और इससे शिकार क्या होगा, बेहोश हो जाएगा, अचेत हो जाता है। और फिर उसके बाद स्यूडोपोडिया इसको घेर कर फूड वैक्यूल्स में बदल लेते हैं। तो इसका मतलब टॉक्सिक पदार्थ जो अगर स्यूडोपोडिया गिरा रहे हैं और फिर उसको अचेत करके तब उसका फूड वैक्यूल का निर्माण हो रहा है, तो इस विधि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इन्वेजिनेशन कहते हैं। और उसके बाद आता है देखेंगे पिनोसाइटोसिस। उसके बाद फ्रेंड चौथी विधि, एक विधि और है जिसको हम पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिशन की अगली मेथड है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, ये जो फ्रेंड्स अमीबा हमने बनाया, तो अमीबा के अंदर लिक्विड, हमने बताया कि डाइजेशन तो अंतरकोशिकीय होता ही है, अंतरकोशिकीय कोशिका के अंदर इसमें जो फूड मटेरियल है लिक्विड के रूप में ही इसके अंदर फूड मटेरियल, लिक्विड फूड मटेरियल इसकी बॉडी सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लिक्विड फूड मटेरियल को किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, बाय बॉडी सरफेस, यानी कि शरीर की सतह से जो लिक्विड फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस विधि को हम पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और इसके साथ इस तरह से एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कंपटीशन में, टीजीटी में इस तरह से सवाल भी आता है कि अमीबा द्वारा जल ग्रहण करने की क्रिया, अमीबा द्वारा जल ग्रहण
करने की क्रिया को क्या कहते हैं? और उसमें ऑप्शन होगा फ्रेंड्स पिनोसाइटोसिस। तो आप उसको पिनोसाइटोसिस के विकल्प पर टिक करेंगे। पिनोसाइटोसिस इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बॉडी सरफेस से लिक्विड फूड मटेरियल भी एब्जॉर्ब करने को, यानी कि द्रव भोज्य पदार्थ को एब्जॉर्ब करेंगे या जल को ग्रहण करें बॉडी सरफेस द्वारा। तो इस क्रिया को हम पिनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स न्यूट्रिशन से ही संबंधित कुछ और तथ्य आप लोगों को बताते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणियों जैसा न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी सम न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण है वो प्राणियों जैसा होता है। जैसे प्राणी शिकार करते हैं और किसी दूसरे जीव को मारकर खाते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो इसी प्रकार का जो प्राणियों जैसा न्यूट्रिशन यानी कि किसी जीव का शिकार करके खाना, तो अमीबा और पैरामीशियम में ये प्राणियों जैसा होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसको हम प्राणी संपोषण भी कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स होलोफिटिक न्यूट्रिशन यानी कि पौधों जैसा वनस्पति सम या पादप सम। ये न्यूट्रिशन किन में पाया जाता है? ये फ्रेंड्स पाया जाता है यूग्लिना में, और यूग्लिना में फ्लैजिला द्वारा गति होती है। आप लोगों ने देखा होगा जंतु और पौधों के बीच की कड़ी होती है, ये फ्लैजिलम पाया जाता है इसमें कशाभिका, और इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। यही पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी कही जाती है। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी, जंतु के मध्य कड़ी किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? यूग्लिना को कहा जाता है। और इसीलिए इसमें क्या होता है? पौधों जैसा न्यूट्रिशन होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपने ये भोजन बना लेते हैं, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब आता है देखिए तीसरी विधि है फ्रेंड्स सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अगला टाइप है कि ये किस प्रकार का पोषण है। सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी। ये फ्रेंड्स एंट अमीबा में देखने को मिलता है। एंट अमीबा जो मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन, मृत अथवा सड़े गले पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। तो ऐसे प्रोटोजोअन भी हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, जैसे एंट अमीबा। अगला आता है फ्रेंड्स कोप्रोजोइक एनिमल। एंट अमीबा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, डिसेंट्री कॉज करता है, ये पेचिस रोग उत्पन्न कर देता है। डिसेंट्री यानी कि पेचिस, जिसमें दस्त के साथ या मल के साथ खून आता है, पेट में ऐंठन और मरोड़ जो उत्पन्न करता है और आंत की म्यूकोसा को काट देता, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे क्या होता है? ब्लड आता है मल के साथ। तो ऐसा रोग कर देता है एंटअमीबा। और एंटअमीबा कैसा पोषणधारी है, यानी कैसा न्यूट्रिशन पाया जाएगा इसमें? सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी। इसको सैप्रोबिक भी कह सकते हैं। अगर सैप्रोबिक आ जाए, सैप्रोबिक का मतलब ही फ्रेंड्स मृतोपजीवी होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आता है फ्रेंड्स कोप्रोजोइक। कोप्रोजोइक होता है विष्ठभोजी। ऐसे एनिमल जो दूसरे जानवरों का मल खाते हैं, जो दूसरे जानवरों का मल खाते हैं, उनको हम विष्ठाभोजी कहते हैं। और खरगोश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। खरगोश एक ऐसा प्राणी है जो अपने मल को 2 बार पचाता है। पहली बार में जो वो क्या करता है? लिक्विड के रूप में मल त्याग करता है, फिर वो उसको खा लेता है, और उसके बाद दूसरी बार वो जो है गोलियों के रूप में मल त्याग करता है। तो खरगोश भी विष्ठाभोजी है। ऐसे ही कुछ प्रोटोजोअन होते हैं फ्रेंड्स जो विष्ठाभोजी होते हैं, कोप्रोजोइक होते हैं। ये दूसरे जानवरों की विष्ठा को खाते हैं। ऐसे प्रोटोजोअन्स के नाम हैं डिमेस्टिक अमीबा और क्लेमाइडोफ्रिस। ये 2 अमीबा मतलब 2 प्रोटोजोअन ऐसे हैं जो अदर एनिमल्स के फीकल मैटर की फीडिंग करते हैं। अब चलिए
अब बात करते हैं फ्रेंड्स होलोगेमी के बारे में। एक छोटी सी बात है, होलोगेमी, इसको समझ लीजिए। होलोगेमी किसे कहते हैं? होलोगेमी, होलोगेमी का मतलब है फ्रेंड्स, ये पैरामीशियम में पाई जाती है। होलोगेमी प्रोसेस ये जनन की एक विधि है जब दो पैरामीशियम दोनों एक जैसे दिखने वाले जो कार्य करते हैं, तो ऐसे दो पैरामीशियम क्या होता है, एक मेल गैमेट की तरह बिहेव करने लगता है और दूसरा फीमेल गैमेट की तरह। और ये दोनों जब मेल और फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, जायगोट भी बना देते हैं। तो इस प्रकार की जनन की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है, इसको होलोगेमी कहते हैं। जब दो पैरामीशियम मेल एंड फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो इस और उसके बाद जुड़कर जायगोट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? होलोगेमी कहते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। अब बता दें कि फ्रेंड्स कुछ जीव जो प्रोटोजोआ संघ के हैं, ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीबा और एंट अमीबा, इनको किस वर्ग में रखा गया है? तो अमीबा को फ्रेंड्स किस वर्ग में रखा गया है, या एंट अमीबा को? इनको रखा गया है फ्रेंड्स, इनकी क्लास है सार्कोडिना, या राइजोपोडा के नाम से भी इस क्लास को जानते हैं। तो सार्कोडिना भी आ सकता है कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, और राइजोपोडा भी क्लास हो सकती है। तो कोई भी एक ऑप्शन आएगा तो आप लोग एक पर निशान लगा दें। उनका सार्कोडिना ज्यादा पूछा जाता है कि अमीबा की क्लास कौन सी है, वो है सार्कोडिना, ध्यान रखें इसको। उसके बाद आता है फ्रेंड्स लीशमानिया एंड ट्रिपनेसोमा, कौन सी क्लास में रखे गए हैं? तो लीशमानिया और ट्रिपनेसोमा फ्रेंड्स जूमेस्टिगोफोरा में रखे गए हैं। मोनोसिस्टिस को स्पोरोजोआ वर्ग में रखा गया है, मोनोसिस्टिस को। और उसके बाद आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में भी बताया था कि सीलिएट होते हैं, इनकी क्लास है सीलिएटा। सीलिएट्स कहा जाता है जिनमें पक्ष्म पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाएंगे तो उनको सीलिएट्स कहते हैं, यानी कि पक्ष्म युक्त जीवों को, जैसे पैरामीशियम। तो इनकी क्लास है फ्रेंड्स, इनका वर्ग है सीलिएटा। इनको ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं विभिन्न कंपटीशंस में। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मोनोसिस्टिस नामक जो प्रोटोजोअन है, इसकी पेलिकल में, बाहरी झिल्ली में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स पाए जाते हैं। संकुचनशील धानी की जगह क्या पाए जाते हैं पेलिकल में? पहली बात तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि मोनोसिस्टिस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती, बल्कि इसके बाहरी आवरण में, ये मोनोसिस्टिस है तो इसका जो पेलिकल है, इस पेलिकल में फ्रेंड्स जो बाहरी आवरण है, बाहरी झिल्ली है, तो इसमें संकुचनशील तंतु पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स पाए जाते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स को मायोनिमी कहते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आता है देखिए फ्रेंड्स प्रोटोजोअन एंड डिजीजेस, यानी कि प्रोटोजोआ और रोग। तो एंट अमीबा जिंजीबेलिस जो क्लास एंट अमीबा जो है क्लास सार्कोडिना में ही आएगा, जिसमें अमीबा और एंट अमीबा दोनों क्लास सार्कोडिना में आते हैं। ये दांतों के मसूड़ों में परजीवी के रूप में रहता है और ये पायरिया रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स क्लास मैस्टिगोफोरा से लीशमानिया सिलियंसिस, जो सैंड फ्लाई या ग्रीन हेड जिसको कहते हैं, तो ग्रीन हेड या सैंड फ्लाई का परजीवी होता है। ये सैंड फ्लाई पर परजीवी होगा लीशमानिया सिलियंसिस, और ये फ्रेंड्स एस्पुंडिया रोग उत्पन्न कर देता है। इसके जो सैंड फ्लाई है, इसके काटने से एस्पुंडिया रोग हो जाता है। फिर आता है दूसरा लीशमानिया ट्रोपिका। तो लीशमानिया ट्रोपिका से ओरिएंटल सोर डिजीज हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ओरिएंटल सोर रोग, जो ओरिएंटल सोर रोग है वो किससे होता है? वो होता है फ्रेंड्स लीशमानिया ट्रोपिका से। इसको भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। और फिर आता है लीशमानिया डोनोवानी से। ये भी लीशमानिया डोनोवानी, ये भी सैंड फ्लाई का परजीवी है, जिसको फ्रेंड्स फिलीबोटोमस भी कहते हैं। फिलीबोटोमस इसका जीनस है, और इससे काला आजार रोग हो जाता है, काला आजार डिजीज, काला आजार रोग। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये कौन सी प्रजाति से होता है? लीशमानिया डोनोवानी से काला आजार रोग होता है, इसको ध्यान रखेंगे। काला आजार रोग किससे होगा?
लीशमानिया डोनोवानी से। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर और बात करते हैं ये मैस्टिगोफोरा की ही, तो मैस्टिगोफोरा की क्लास में गियार्डिया भी आता है फ्रेंड्स। तो गियार्डिया भी मैस्टिगोफोरा से है और ये डायरिया उत्पन्न करता है, अतिसार जिसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो अतिसार रोग जो है जिसको दस्त कहा जाता है, तो ये मैस्टिगोफोरा क्लास के अंतर्गत आता है। गियार्डिया इससे दस्त हो जाते हैं। और उसके बाद मैस्टिगोफोरा का एक और मेंबर है फ्रेंड्स जिसका नाम है ट्राइकोमोनास होमिनिस। तो फ्रेंड्स ट्राइकोमोनास होमिनिस से ये भी क्लास मैस्टिगोफोरा का मेंबर है और इससे भी कुत्ते, बिल्ली और मनुष्यों में अतिसार और पेचिश हो जाते हैं ट्राइकोमोनास होमिनिस से। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे मैस्टिगोफोरा का नेक्स्ट है मैस्टिगोफोरा का एनिमल या प्रोटोजोआन जिसका नाम है ट्रेपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इस तरह से ट्रिपेनोसोमा लिखेंगे हम हिंदी में। तो ट्रिपेनोसोमा से ट्रिपेनोसोमा सेटसी फ्लाई, सेटसी मक्खी होती है जिसको क्या कहते हैं, सेटसी मक्खी। तो सेटसी मक्खी पर परजीवी होता है जिसका जीनस ग्लॉसिना है। तो ग्लॉसिना या सेटसी मक्खी पर परजीवी होता है ट्रिपेनोसोमा। और ट्रिपेनोसोमा के की वजह से जब मक्खी काटती है तो ये ट्रिपेनोसोमा आ जाएगा शरीर में और इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होगा, यानी कि निद्रालु रोग भी कहते हैं, ट्रिपेनोसोमा के कारण होगा। ट्रिपेनोसोमा किसका परजीवी है, सेटसी मक्खी, और सेटसी मक्खी के काटने से रोग हो जाता है, निद्रालु रोग हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे स्पोरोजोआ क्लास का मेंबर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके द्वारा क्या होगा फ्रेंड्स, मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर पर मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाया जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। और एक अब बचा फ्रेंड्स एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्लास सार्कोडिना का मेंबर है फ्रेंड्स और ये कोलोन का परजीवी है। और ये कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है फ्रेंड, डिसेंट्री उत्पन्न करता है। और एंट अमीबा के बारे में कुछ और जानकारियां हम आपको दे रहे हैं फ्रेंड्स। देखेंगे एंट अमीबा के बारे में एक दो चीजें और बताते हैं हम। ये आपने समझ लिया है, एंट अमीबा के संबंध में और समझ लीजिए। एंट अमीबा की फ्रेंड्स जो संक्रामक अवस्था होती है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की संक्रामक अवस्था का नाम है फ्रेंड्स क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, अर्थात चतुष्केंद्रीय कोष्ठ। इसकी संक्रामक अवस्था होती है जो इन्फेक्शन का कारण बनती है। और एंट अमीबा की वयस्क अवस्था को फ्रेंड्स, एंट अमीबा की वयस्क अवस्था जो एडल्ट स्टेज होती है उसको फ्रेंड्स ट्रोफोजोइट कहते हैं। उसका नाम है फ्रेंड्स ट्रोफोजोइट, इनको ध्यान रखिएगा, ट्रोफोजोइट। तो ट्रोफोजोइट इसकी वयस्क अवस्था होती है एंट अमीबा की, आपने देख लिया। और उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज और हम बताते चलें कि कुछ सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ होते हैं फ्रेंड्स। कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। तो सिम्बायोटिक का मतलब है सहजीवी। ये सहजीवी फ्रेंड्स टर्माइट यानी कि दीमक, टर्माइट की आंत में पाए जाते हैं। टर्माइट के परजीवी होते हैं दीमक में, दीमक के कोलोन में पाए जाएंगे फ्रेंड्स, दीमक की आंत में, दीमक की आंत के परजीवी होते हैं। और इनका काम होता है, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ के नाम है फ्रेंड्स ट्राइकोनिम्फा। और देखिए एक नाम ट्राइकोनिम्फा, ये फ्रेंड्स पाया जाएगा दीमक की आंत में। और दूसरा है फ्रेंड्स कोलोनिम्फा, COLONYMPHA, कोलोनिम्फा।
ये दोनों प्रोटोजोन सहजीवी होते हैं और ये दीमक की आंत में पाए जाते हैं और दीमक की आंत में ये फ्रेंड्स सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज को पचाकर ग्लाइकोजन में बदलने का काम करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने प्रोटोजोआ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगभग सभी का समापन कर दिया है। तो फ्रेंड्स प्रोटोजोआ से संबंधित जो टीजीटी, पीजीटी या नीट में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका हमने समावेश आज की वीडियो में किया। डेफिनेटली आप लोगों के जो कंपटीशन आने वाले हैं उन कंपटीशंस में ये वीडियो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं सभी साथियों से, अपने फ्रेंड्स से कहूंगा कि आप सभी इसके नोट्स बनाते चलें। मैं टीजीटी या पीजीटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस इसी प्रकार डालता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।